हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी केमिस्ट्री के क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ केमिस्ट्री के, जिसके लिए आपको बहुत अटेंटिवली सुनना है, क्लासेस को बहुत अच्छे से अटेंड करनी है। आज के क्लासेस में बेटा सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स डिस्कशन करूँगी, जिसमें मेनली बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं या बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो बच्चों को नहीं मालूम होती है, जिसकी वजह से आगे उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना। कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इन सारे प्रॉब्लम्स ना हो, ये सारे प्रॉब्लम्स आगे चल करके ना हो, इसके लिए आज की क्लासेस में हम बहुत सी बेसिक बातें, बहुत सी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें डिस्कशन करने वाला है, सो दैट आपको आगे की जर्नी में क्लास 11th और 12th या फर्दर आप जेई के लिए जा रहे हो, नीट के लिए जा रहे हो, तो उस चीज़ में आपको दिक्कत या परेशानी या कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, राइट। तो आज का हेडिंग मैं डालती हूँ सबसे पहले, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ केमिस्ट्री के, और क्लासेस को बहुत ही अटेंटिवली और बहुत ही ध्यान से सुनना है। क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, ठीक है। आपकी हर एक समस्या, आपके हर एक प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखा जाएगा, और बहुत प्यार से क्लासेस को अटेंड करना है बेटा। एक दो बातें हैं जो मैं क्लासेस से पहले आप लोगों से डिस्कशन कर लेना चाहती हूँ, सो दैट आगे प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे अगर मैं आपसे पढ़ा रही हूँ, आपको मैं अपना 100% एफर्ट दे रही हूँ पढ़ाने में, तो जो बातें मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगी, है ना, बीइंग अ टीचर मेरा काम जो है वो पढ़ाना है, राइट। बट देर आर फ्यू थिंग्स विच आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू स्टूडेंट्स एज अ टीचर, कि अगर मैं आपको किसी भी लेक्चर में कुछ होमवर्क प्रोवाइड कर रही हूँ या कुछ भी ऐसी चीज़ें दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ बेटा इसे याद करके आना है, तो दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू दिस, कि मैं आपसे ये चाहती हूँ कि जब आप नेक्स्ट क्लासेस में आओ तो ये चीज़ें आपको याद हो, ये चीज़ें आपको मालूम हो, सो दैट नेक्स्ट जो क्लासेस हो उसे अटेंड करने में या समझने में आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो आपको भी इक्वली पार्टिसिपेट करना है बेटा, क्योंकि मैं अकेले कितने भी अच्छे से पढ़ा लूँ, कुछ भी कर लूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ अकेले, जब तक आपके एंड से मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगी, राइट। अग्री स्टूडेंट्स। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डू हम आज के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देर आर फ्यू टॉपिक्स जो हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं, है ना, जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ एटम्स, है ना। पूरी केमिस्ट्री बेटा एटम्स के अराउंड ही, इर्द गिर्द ही घूमती है, राइट। तो एटम्स को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्या होते हैं एटम्स, एटम्स के अंदर की दुनिया क्या है। हालांकि ये दुनिया तो बहुत वास्ट है, बट हमें आज की क्लासेस में उतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। हम आज बेसिक, बिल्कुल बेसिक बातें एटम्स के बारे में समझेंगे। बहुत से बच्चों को बातें मालूम भी होंगी, बहुत से बच्चे शायद अनजान होंगे उस बात से, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे, एटम से ही क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। अब ये कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किसे कहते हैं, इन चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तीसरी चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एकदम बेसिक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, बाकी सब शेल के टर्म्स में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। चौथी बात जो पढ़ने वाले बेटा वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो आज की क्लासेस में आई वुड ट्राई माय बेस्ट कि मैं इन चीज़ों को कवर कर दूं, सो दैट आपको आगे के क्लासेस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट। पहली चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज एटम्स, ठीक है। हमारा अभी पहला हेडिंग है एटम्स, है ना बेटा। बहुत प्यार से देखते हैं एटम्स क्या होते हैं, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं बेटा, एटम्स के पास एक न्यूक्लियस होता है, एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है।
न्यूक्लियस के अराउंड हमारे क्या होते हैं बच्चों, शेल्स होते हैं। ठीक है, आइए शेल्स बनाते हैं। शेल्स कैसे होते हैं बेटा, स्फेरिकल होते हैं शेप में। ठीक है, शेल्स बनाते हैं हम लोग। ये रहे शेल्स हमारे पास। ठीक है, अब बेटा शेल्स, शेल्स क्या होता है, एटम के अराउंड कुछ ऑर्बिट्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, शेल्स कहते हैं, है ना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी एटॉमिक मॉडल्स भी बताऊंगी नेक्स्ट, या जब भी हम आगे की क्लासेस में प्रोसीड करेंगे तो मैं आपको एटॉमिक मॉडल्स भी बताऊंगी, कौन से साइंटिस्ट ने अपनी कैसे एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज की थी, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब हम लोग आएंगे तो उस चीज को भी डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल ये जो बनाया बेटा मैंने, ये क्या है, शेल्स। पहला वाला जो अंदर वाला ऑर्बिट देख रहे हैं ना बेटा, इसे हम कहते हैं के शेल, दूसरे वाले को कहते हैं एल शेल, तीसरे वाले को कहते हैं एम शेल, चौथे वाले को कहते हैं एन शेल्स। इसी तरीके से के एल एम एन ओ पी शेल्स, बहुत सारे शेल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इन शेल्स में हमारे क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इस शेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ना, वेट मैं इस तरीके से डिनोट करके बताती हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है बेटा, हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूट्रॉन्स होता है और प्रोटॉन्स होता है। वेरी गुड। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। और न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। एंड शेल्स में बाहर में क्या घूम रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, डन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा हमारे न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, अब इन्हीं से मिल करके हमारे एटॉमिक नंबर्स बनते हैं, एटॉमिक मासेस बनते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में अभी आपको बताना है मुझे है ना। तो आइए देखते हैं एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पता होना चाहिए बेटा आपको कैसी चार्ज होती है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज ऑन देम। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के ऊपर चार्जेस कैसी होती है बेटा, प्रोटॉन के ऊपर कैसी चार्ज होती है, पॉजिटिव। ठीक है, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कैसी चार्ज होती है, दैट इज न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रॉन्स के ऊपर हमारे पास कोई भी चार्जेस नहीं मौजूद होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती है ना। और इनमें से ये दोनों जो स्पीसीज है बेटा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो स्पीसीज है ये कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और ये कहाँ रहते हैं, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, है ना। न्यू पेज एक ले लेते हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। फिर से मैं एक न्यूक्लियस बना रही हूँ बेटा। ठीक है, एंड फिर से मैं शेल्स बना रही हूँ, 2-3 शेल्स आपके पास मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, हाँ, ये देखो मैंने शेल्स बना दिए, एटम बना दिया। ठीक है, अब न्यूक्लियस में मैंने क्या बताया बेटा, क्या होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाहर शेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दो चीजें होती हैं बेटा हमारे पास, ध्यान देना। एक होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास। ठीक है, एक एटॉमिक नंबर,
दूसरा एटॉमिक मास। आइए इन दोनों टर्म्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी, ध्यान दीजिएगा, मैं कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, कोई रटा रटाया सा डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी, एक मिनट में इधर शिफ्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा, हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी एटम के अंदर की जब आप बात करते हो तो किसी भी हमारे एटम के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in an atom is called its, क्या बेटा? एटॉमिक नंबर। ठीक है, हमारे एक एटम के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर। ठीक है, लेट्स से एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, एग्जांपल देखिएगा पहले। लेट्स से सोडियम, सोडियम की एटॉमिक नंबर कितनी है? 11। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ बेटा, कोई भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन अगर हम कर रहे हैं, लेट्स से हमारा एलिमेंट एक्स है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कुछ भी है हमारे पास एलिमेंट, ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो नीचे जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? कैपिटल जेड से। एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। तो किसी भी एटम के नीचे हम क्या लिखते हैं बेटा? जेड, ऊपर क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं ना। मीन्स क्या कहना चाह रही हूँ, किसी भी एटम के एटॉमिक मास को हम कहाँ लिखते हैं? एटम के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में नीचे में। ठीक है, तो लेट्स से हमें पता है हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया है, सोडियम की मास कितनी है बेटा? सॉरी, एटॉमिक नंबर कितनी है? 11। मास कितना है बेटा? 23। तो मास को मैंने क्या किया? ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब आपसे अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि बेटा मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, देखो पी के ऊपर मैंने प्लस बना दिया है ना, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर मैंने अभी नेक्स्ट लास्ट पेज में बताया ना, प्रोटॉन्स के ऊपर देखो चार्ज कैसी होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है ना, तो प्रोटॉन पे मैंने क्या बना दिया? ऊपर प्लस। अच्छा वैसे भी याद रख सकते हो बेटा आप लोग, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, एन से न्यूट्रॉन्स, एन से न्यूट्रल, बाकी एक बच रहा है यार नेगेटिव, वो किस पे हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स पे हो जाएगा। ठीक है, तो खैर ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन्स के ऊपर मैंने प्लस चार्ज बनाया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सोडियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो नीचे देखो तो मैंने क्या लिखा है? 11। और बेटा यही 11 क्या है इसका? जेड। जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, ऊपर देखिए जेड क्या? एटॉमिक नंबर है ना। तो एटॉमिक नंबर अगर इसकी 11 है मेरे प्यारे बच्चों, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कितने होंगे? 11 होंगे। क्लियर है? ठीक है, अच्छा और एक बात और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, Cl का एग्जाम्पल ले लो। एटॉमिक नंबर कितनी होती है बेटा? 17 होती है। ठीक है, मास कितना होता है? 35.5 होता है मास। ठीक है, मास से खैर अभी हमें मतलब नहीं है, मास को मैं अलग से डिस्कशन करूँगी। ठीक है, तो अगर आप क्लोरीन की मास देख रहे हो दैट इज 35.5 एंड एटॉमिक नंबर है 17, तो यहाँ पे बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? 17 होंगे। सिमिलरली आप फ्लोरीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख लीजिएगा खुद से, एंड आप कार्बन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखिएगा, एंड आप आयोडीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखिएगा। ठीक है, इतने सारे अच्छा आयोडीन का आप रहने दीजिए क्योंकि उसमें शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप, हाँ, नाइट्रोजन का भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ अब मैं आती हूँ बेटा एटॉमिक मास पे। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड number of protons, just a minute, number of protons and neutrons in an atom। ठीक है, तो एटॉमिक मास बेटा हम बेसिकली किसे कहते हैं? क्या होता है एटॉमिक मास?
atomic mass is basically the sum of neutrons and protons in an atom. means हमारे एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इन दोनों के सम को ही हम क्या कहते हैं बेटा, एटॉमिक मास। क्या कहते हैं बेटा, एटॉमिक मास। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा मुझे बताइए एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं, तो यू वुड से कि द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा बेटा ये हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो मास हम किसे कहते हैं, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अच्छा बच्चों यहाँ पे आपका एक बहुत प्यारा सा सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि मैम अगर हम एक एटम के मास की बात कर रहे हैं तो मैम अभी आपने जस्ट बताया कि एटम के पास न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ये 3 चीजें होती हैं, है ना। तो मैम हम मास जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो वाई वी आर टेकिंग ओनली न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को क्यों छोड़ दे रहे हैं, है ना। तो बेटा अगर हम इस सवाल का जवाब देखें तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले अच्छा मैं एक नेक्स्ट पेज ऐड कर लेती हूँ, वहाँ पे आपको मासेस में लिख देती हूँ, है ना। अगर आप प्रोटॉन की मास देखते हैं, है ना, प्रोटॉन की मास तो कितनी होती है बेटा, प्रोटॉन की मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रोटॉन की मास। अगर आप न्यूट्रॉन की मास लिखे तो मैम न्यूट्रॉन की मास क्या होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। दोनों की मास लगभग लगभग बराबर होती है, बस कुछ पॉइंट्स का फर्क होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 0.672 होते हैं और यहाँ पे क्या होता है 0.674 होता है, बस इतने का फर्क होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मास कितनी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन की मास जो होती है दैट इज, ध्यान से देखिएगा, 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। आप इतना यहाँ तक भी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेसेस भी याद रख सकते हो ना। ये मैंने डेटा लिख दिया सो दैट अगर किसी को जानना हो तो, ठीक है। तो बेटा अगर आप इन सारे डेटा को बहुत ध्यान से एनालाइज करते हैं, बहुत ध्यान से अगर आप देखते हैं, बेटा ध्यान देना, इन 3 डेटा को अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देखिए इसके ऊपर जो आप पावर देख पा रहे हैं दैट इज 10⁻⁻27। यहाँ पे भी जो पावर है हमारे पास क्या है, दैट इज 10⁻⁻27। यहाँ पे जो लेकिन पावर है हमारे पास लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के केस में, इस केस में हमारे पास पावर क्या है, 10⁻31। ये वाली जो पावर आप देख पा रहे हैं 10⁻31, ठीक है। तो बेटा 10⁻⁻31 का मतलब क्या होता है, 1/1000000, ये 00 कहाँ होगा, अप टू 31 टाइम्स। समझ पा रहे हैं, मतलब आप सोचिए ये फिगर जो है हमारी कितनी छोटी है, ये वैल्यू कितनी छोटी है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इट मीन्स, अर्थात इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स की जो मास होती है वो बहुत ही कम होती है, कम ही नहीं बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है बच्चा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन्स, हाँ एक मिनट ध्यान देना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ही मास को हम कंसिडर करके पूरे एटम की मास को बना देते हैं, ठीक है। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती इलेक्ट्रॉन्स के मास को लेने की। लेट से बेटा आपके पास कोई 1 करोड़ रुपीस आपको दे दिया, ठीक है, 1 करोड़, या मान लो चलो 2 करोड़ दे दिया, बहुत अमीर हो गए आप, है ना, लॉटरी लग गई आपकी बिल्कुल, ठीक है। तो बेटा इस 2 करोड़ रुपए में अगर आपसे कोई कहता है कि बेटा आप 20 रुपए जो है ना, ये 20 रुपए आप किसी को दान में दे दो, है ना, या 20 रुपए मान लो कहीं खो गए आपके, कहीं पे गिर गए, तो बेटा क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप तो यार इतने अमीर हो प्यारे बच्चों, 2 करोड़ रुपए आपके पास, उसमें से 20 रुपए चला भी जाए तो ठीक है यार, हम क्या देंगे, ठीक है यार कोई बात नहीं, 20 रुपए गए, बहुत पैसे हमारे पास, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना। तो सिमिलरली जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की मासेस को देखते हैं तो हमें पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मासेस जो है वो इलेक्ट्रॉन की मासेस में क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की मास को हम क्या लिख देते हैं, नेग्लिजिबल। क्या लिखते हैं बेटा,
ध्यान देना। क्या लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स के मास को? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट पेज में आते हैं हम अपने। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को इसलिए कंसिडर किया जाता है, अब शायद आपको इस बात का जवाब बहुत अच्छे से मिल चुका होगा कि मैम हम एटॉमिक मासेस में सिर्फ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को क्यों ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्यों छोड़ दिया, भाई सौतेला वाला व्यवहार क्यों कर दिया इलेक्ट्रॉन्स के साथ मैंने। ठीक है, क्योंकि बेटा क्यों करा सौतेला वाला व्यवहार, क्योंकि उसकी मास जो है वो क्या है, बहुत कम, और बहुत कम होने की वजह से हमने क्या कर दिया, उसे नेगलेक्ट। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मासेस में क्या लिख दिया मैंने, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर किसका नंबर्स होता है बेटा, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितने हमारे पास प्रोटॉन्स है उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए अब एक एक कॉन्सेप्ट देखते हैं आगे। आइए, अब अगर आपसे पूछते हैं कि फिर से अपन सोडियम का एग्जांपल लेते हैं ना। सोडियम की एटॉमिक नंबर मैंने कितनी बताई थी, 11। एटॉमिक मास कितना लिखा था मैंने, 23। अब बच्चों क्या आप इतने डेटा से ये बातें लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ, अच्छा इलेक्ट्रॉन तो नहीं, पहले चलो प्रोटॉन ही लिख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा देखना यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है, नीचे में एटॉमिक नंबर कितना मेंशन किया मैंने, 11। तो मैम जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी को तो हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो अगर एटॉमिक नंबर 11 है मैम तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे बेटा, 11 ही होंगे। बहुत अच्छा, आइए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, है ना। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इस बात को जानने के लिए सबसे पहले आपको दो कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, दैट इज केटायंस एंड द अनदर वन इज एनायंस। सॉरी मैंने गलत लिख दिया स्पेलिंग, रुक जाओ एक मिनट, अनायंस। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर वे में जानना पड़ेगा। ठीक है, आइए एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं एंड इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक तरफ मैं लिख देती हूँ कैटायंस, एक तरफ मैं लिखती हूँ अनायंस, दोनों के बीच में मैं बना देती हूँ एक लाइन। ठीक है, चलो सो दैट आपको अच्छे से मैं ये बातें समझा दूँ, है ना। देखिए कैटायंस कैसे बनता है बेटा, फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ, कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा कैटायंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो कैटायन होता है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैटायन क्यों बन रहा होता है हमारे पास, क्योंकि जब भी कोई भी एलिमेंट हमारा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है तो उस केस में किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है बेटा, कैटायंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आइए इधर देखते हैं क्या होता है इस तरफ। यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसे होता है, फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे बनता है हमें, हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स की जब गेन होती है बच्चों हमारे पास, उस टाइम पे क्या होता है, एनायंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाती हूँ। जितने टॉपिक्स मैंने लिखे हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज की क्लासेस में वो पूरी टॉपिक्स कवर हो जाए, लेकिन अगर वो टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं तो मैं हड़बड़ी में आकर के उन चीज़ों को ख़राब नहीं कर सकती हूँ। मैं तो अच्छे से टाइम लेकर के आप लोगों को पढ़ाऊंगी सो दैट आप लोगों की नॉलेज या फिर क्वालिटी क्लासेस की बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होगी। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगी बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं केटायंस, है ना, कैसे केटायंस बनते हैं, ध्यान देना। एक हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मैंने क्या बनाए थे बच्चों, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बनाए थे, शेल्स बनाए थे। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मैंने शेल्स बनाए थे।
थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। ध्यान देना बेटा, न्यूक्लियस में हमारे पास बार बार मैं क्या कह रही हूँ, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ होते थे? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते थे बच्चों? हमारे शेल के ऊपर, मतलब शेल के अंदर। के शेल हो गया, ये बताया था ना मैंने, ये के है, ये एल है, ये एम है, शेल्स के अंदर होते थे। ठीक है। अब आइए देखते हैं केटायंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन की लॉस करता है ना, तो बेटा लॉस होने से ऐसा क्या होता है कि कटायंस बन जाते हैं। ठीक है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। लेट्स से मैं स्टार्टिंग से सोडियम को लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको एक ही एग्जांपल से मैं पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। ठीक है। लेट्स से हमारे पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है, मास जो है वो 23 है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं कैसे करूँगी सोडियम की? 2 8 1, ये तो पता होगा बेटा सबको। मीन्स के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में 8 होंगे, एम में 1 होंगे। ठीक है। अच्छा, अब स्टेबिलिटी, दो बातें आती है स्टेबिलिटी के केस में, है ना। स्टेबिलिटी के केस में हम दो फैक्टर्स देखते हैं। पहला फैक्टर है हमारा ड्यूप्लेट, दूसरा फैक्टर है हमारा ऑक्टेट। ठीक है बच्चों, दो चीजें आती हैं। डुप्लेट में हम कितने इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है मैम, 8 इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत से बच्चों को बेटा इतनी बेसिक बातें मालूम होगी। अगर जिन बच्चों को नहीं मालूम है तो आप, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से लेक्चर को देखिएगा। एंड जिनको मालूम है वो यहाँ तक कि ये वाली पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ठीक है। देखिएगा, डुप्लेट और ऑक्टेट क्या होते हैं। डुप्लेट कहता है कि जो हमारा के शेल है, ये जो छुटकू वाला सबसे छोटू वाला शेल है, इस के शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे तुम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो मैं क्या हो जाता हूँ? बिल्कुल खुश हो जाता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल खुश हो जाता हूँ, सारे गम गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं मेरे जीवन से। लेकिन बेटा जैसे आप एल और एम शेल में आते हो, देखो इन दोनों शेल्स की साइज थोड़ी सी क्या है, बड़ी है। तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन में बस खुश रह लेंगे क्या? बेटा अगर इंसान बड़ा होता है तो खाने की डिमांड भी बढ़ती है ना। तो उसी तरीके से एल और एम शेल के केस में, किसके केस में? एल और एम, या इसके बाद आप इसके बाद के जो भी शेल्स लो, एल एम एन ओ पी, जो भी शेल्स ले लो, सब में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर इनको मिल जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? बिल्कुल खुश हो जाते हैं। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो ये क्या हो जाते हैं? बिल्कुल भी अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया किसके लिए मैंने लिखा? देखो तो स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, और अगर कोई भी इंसान अपने ज़िंदगी में स्टेबल हो जाए बेटा, हर किसी को क्या चाहिए होती है? स्टेबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेबल कंडीशंस कहलाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस केस में के, एल और एम शेल्स है हमारे पास। ठीक है, इन शेल्स में लास्ट वाला जो शेल है हमारा, दैट इज एम शेल, यहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग, अगर हम ऑक्टेट रूल को देखें तो हमारे पास यहाँ होने कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, है ना। मीन्स आउटर मोस्ट शेल में, जो सबसे बाहर वाले शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने? 1 ही है। तो हम इसे 8 में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? 8 में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, आप इस एक जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर दो? रिमूव। क्या कर दो? इसे रिमूव। या तो दूसरा ऑप्शन जो है कि आप यहाँ पे क्या कर दो? 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, तो भी बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो बेटा आप ही मुझे बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करना? ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव कर दें तो वो हमारे लिए क्या है? ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के माथे के ऊपर चार्ज कैसी होती है? नेगेटिव चार्ज होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सोडियम जैसे ही अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 और 8 हो जाएगी। ठीक है, एक बाहर वाला इलेक्ट्रॉन तो चला गया मैम, क्यों चला गया? स्टेबिलिटी के लिए चला गया। ठीक है, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ मीन्स आपका एक नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? चला गया।
अच्छा क्या हो गया, एक नेगेटिव चार्ज चला गया। तो जैसे ही एक नेगेटिव चार्ज गया, तुरंत आपको सोडियम के एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम के पास देखो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, ध्यान दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, 11 थे, है ना। अच्छा, हमारे पास फिर सोडियम के पास क्या केस हो गया, 11 हमारे पास प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा हमारे पास, पहले देखो, पहले इलेक्ट्रॉन जो थे, अच्छा मैं देखो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। 11 एटॉमिक नंबर, बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बेटा एक न्यूट्रल एटम के अंदर जब आप बात करते हो न्यूट्रल एटम की, तो न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, प्रोटॉन्स। देखो ये सब बातें ना बहुत छोटी छोटी है, लेकिन बहुत ही मोटी मोटी बातें हैं, और ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए बेटा, नहीं तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, बातों को समझने में दिक्कत आएगी आपकी, है ना। ये चीज़ें ना हो इसलिए मैं इन छोटी छोटी बातों को भी मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। तो एक न्यूट्रल एटम के अंदर हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होना चाहिए, मीन्स नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे। आप एक न्यूट्रल नॉर्मल इंसान कब कहलाते हो, जब आपके अंदर अगर कुछ बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी होनी चाहिए उतनी, है ना, तब आप क्या कहलाओगे, न्यूट्रल इंसान। ठीक है, तो सिमिलरली एक एटम को न्यूट्रल होने के लिए क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होती है, कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे उस एटम के पास जितने हो उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सोडियम के पास अगर 11 प्रोटॉन्स है, ठीक है, तो अगर एटम हमारा न्यूट्रल होता, यहाँ पे देख लो बेटा, न्यूट्रल कैसे समझेंगे कि बेटा न्यूट्रल है कि नहीं है, अगर सोडियम के माथे पे कोई प्लस या माइनस जैसा चार्ज दिख रहा है तो आपकी बात बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि वो एटम हमारा न्यूट्रल नहीं है, चार्ज अगर है तो एटम न्यूट्रल नहीं है, अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो हमारा एटम कंप्लीटली पूरी तरीके से क्या है प्यारे बच्चों, न्यूट्रल है। तो सोडियम के पास अगर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब अगर इसके पास 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी बखूबी होने चाहिए, तभी हम उस सोडियम के एटम को न्यूट्रल बोल पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, आइए आगे देखते हैं। बट इस केस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम सोडियम की बात करते हैं, ठीक है, तो सोडियम के केस में क्या होगा बच्चा, सोडियम Na+ के केस में इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही क्या हुआ, प्रोटॉन्स तो अभी भी इसके केस में क्या है, इसके केस में अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन्स कितने हैं अभी भी, प्रोटॉन्स तो 11 ही है। क्यों बेटा 11, क्यों प्रोटॉन से कम नहीं होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन के जाने से प्रोटॉन नहीं जाएंगे क्या, नहीं बेटा प्रोटॉन बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन देख लो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होता है बेटा प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो प्रोटॉन हमारा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। थोड़ी सी डिस्कनेक्शन हो गई थी, आइए कंटिन्यू करते हैं बच्चों वापस से। तो बेटा अगर हम सोडियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखें तो अभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 है, क्योंकि बेटा हमारा गया क्या था, देखो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन के पीछे पीछे निकला था, है ना। तो प्रोटॉन कितने हैं, 11, लेकिन अब हमारा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद कितना हो चुका है, 10 हो चुका है। तो बेटा अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10। अब बेटा इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं तो 11 क्या है, ज़्यादा है किससे, 10 से, मतलब 11 प्रोटॉन है हमारे 10 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, या आप ऐसा कह सकते हो कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है 11 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, अब बच्चों अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या आप सोचिए 11 प्रोटॉन मिलकर के 10 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, या 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 11 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा क्या, बेटा 10 10 के लिए काफ़ी होता है, लेकिन
11 बड़ा है किससे, 10 से, कितने से बड़ा है, 1 से बड़ा है ना। तो वही जो एक एक्स्ट्रा प्लस चार्ज है ना, जो कि एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन की वजह से है, वो ही प्लस चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सिंपली अगर आपको ये बात मेरी नहीं समझ में आई तो सिंपली इस बात को समझ लीजिए आप कि जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, क्या होगी बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्या बनेगा, केटायन। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो 2 प्लस चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो क्या आएगा, 3 प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो 1 प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, सिंपली हम उसमें क्या लिखेंगे, प्लस चार्ज, 1 प्लस नहीं लिखते। ठीक है, तो ये बातें, ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस। अच्छा, एनाइंस के फॉर्मेशन से पहले मैं कैटायंस के एक दो और एग्जांपल आपको करवा देती हूँ, उस पेज में जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। लेट्स से आप कैल्शियम का एग्जांपल लेते हो, एटॉमिक नंबर कितनी लिखते हैं बेटा कैल्शियम की, 20, मास नंबर भी कितनी होती है, 40 होती है। ठीक है, 20 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे आप, 2 8 8 2। ठीक है बेटा, ये कौन सा शेल हो गया, K L M और M। मैंने क्या कहा था, लास्ट वाला शेल अगर हमारा है तो उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बेटा 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए दो प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या कर सकते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। या तो हम इस एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दे बाहर, या तो हम इस 2 इलेक्ट्रॉन में ऊपर से 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दें। तो बेटा इन दोनों ऑप्शंस में जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का ऑप्शन है और एक में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का ऑप्शन है, तो जो आसान है दैट इज हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ही हटा देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से आसान तो 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना है। तो फिर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8। लेकिन साथ ही साथ कैल्शियम के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 2 प्लस चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, आइए एल्युमिनियम देखते हैं। एल्युमिनियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 13। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप। हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, होने कितने चाहिए थे, 8। तो आइए इन 3 इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं। जैसे ही आप 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तुरंत एल्युमिनियम के ऊपर क्या दिखेगा आपको, 3 प्लस चार्ज। फिर से बता रही हूँ बेटा, सेम लाइन बार बार बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे उतना प्लस चार्ज एटम के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, आइए, आई होप आपको ये बातें समझ आ गई। अब आते हैं अपने लास्ट पेज पे, एनायंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब देखिए अनायंस क्या होता है बेटा, फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनायंस कैसे मिलता है हमें, इलेक्ट्रॉन्स के गेन से मिलते हैं अनायंस। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है देखिएगा। लेट्स से आप बात क्लोरीन की करते हैं। ठीक है, क्लोरीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 17। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो कितना आएगा बेटा, 2 8 7। अगेन आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 7 है। ठीक है, क्या 7 इलेक्ट्रॉन में कोई भी एटम स्टेबल होता है क्या, अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो नहीं मैम, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसे स्टेबल करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और देने की ज़रूरत है। या तो हमें सातों इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बेटा, लेकिन ध्यान रहे इस 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो व्हाट वी विल डू कि हेयर वी विल ऐड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। तो बेटा ध्यान दीजिए, आप अगर क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ऐड करते ही क्या होगा, देखते हैं। क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर कितनी थी, 17 थी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, 17 थे। मैम क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं है बिल्कुल भी। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे बेटा हमारे पास, 17। मतलब क्लोरीन जो होगा हमारा न्यूट्रल एटम होगा और न्यूट्रल एटम के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, अब जब आप क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हैं क्लोरीन में, है ना, ऐड कर रहे हो बेटा, तो क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 8 हो जाएगा। लेकिन बेटा एक इलेक्ट्रॉन तुमने क्या किया, बाहर से ऐड किया, वो अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा माइनस चार्ज लेके आया।
और वही एक एक्स्ट्रा माइनस चार्ज यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगा। क्यों रिफ्लेक्ट होगा, कौन सा वाला माइनस चार्ज रिफ्लेक्ट होगा मैम? बेटा प्रोटॉन कितने थे इसके पास, देखो तो 17, इलेक्ट्रॉन पहले से कितने थे 17, लेकिन तुमने अब एक और इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18। तो 17 बड़ा या 18 बड़ा? मैम 18 बड़ा। कितने से बड़ा बेटा, एक से बड़ा। तो एक से बड़ा नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आई होप यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। जस्ट अ मिनट, मैं वापस से कनेक्ट कर रही हूँ आपके साथ। तो आई एम बैक बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन में एक माइनस चार्ज क्यों दिख रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास अभी भी कितने हैं 17। क्योंकि बेटा हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी एक एटम के अंदर चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अगर जो उसकी एटॉमिक नंबर है वही ऑलवेज उसकी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, कभी ऐसा सुना है कि कल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब कल एटॉमिक नंबर क्लोरीन की 17 थी, कभी कभी 18 भी हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम होते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का हमारे एटम के अंदर आना जाना चलता रहता है ना। तो प्रोटॉन्स यहाँ पे कितने बेटा हमारे पास 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। ठीक है, ध्यान रहे। तो इलेक्ट्रॉन 18 होने की वजह से 17 से कितने ज़्यादा, एक ज़्यादा, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है आपके पास। ठीक है, तो केटायंस और एनायंस की कॉन्सेप्ट आई थिंक होपफुली आपके पास अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, है ना। तो आइए अब इन चीज़ों को हम थोड़ा सा वापस से इस पेज पे आते हैं और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के सम को कहते थे। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं, सिंपली उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेट्स से क्लोरीन एटम आपको दिया गया है। अच्छा क्लोरीन रहने दीजिए, आप वापस से सोडियम ही ले लीजिए, है ना। आप स्टार्टिंग से सोडियम के हेल्प से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। एटॉमिक नंबर कितना बेटा 11 है, एटॉमिक मास कितनी है 23 है। ठीक है, यहाँ पे आपसे मैं तीनों पैरामीटर्स पूछ रही हूँ, आप मुझे बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, तो बेटा इन तीनों पैरामीटर्स को देखिएगा कैसे फाइंड आउट करते हैं, बता रही हूँ मैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे कितने होंगे बेटा, ये जो नीचे लिखा है ना एटॉमिक नंबर, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे हमारे पास बेटा 11 होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास बेटा, क्या सोडियम के ऊपर आपको कोई भी चार्ज दिख रहा है क्या, प्लस या माइनस जैसा कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमारे दोनों क्या हो जाएंगे 11। ठीक है, अब बेटा ध्यान दीजिए एटॉमिक मास किससे किससे बनता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। तो अगर आप न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हैं, न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को, तो आप क्या करेंगे n+p, मतलब ये क्या है बेटा ए बोले तो एटॉमिक मास में से आप क्या माइनस कर देंगे p बोले तो ये क्या है z एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जैसे ही आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये क्या हो जाएगा n+p-p, ये +p-p कट जाएगा, हमारे पास बस क्या बचेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम क्या कर देंगे a-z, मतलब ऊपर वाले फिगर से हम इस नीचे वाले फिगर को क्या कर देंगे बच्चा, माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए व्हाट वी विल डू 23 माइनस 11, दैट इज कितना आ जाएगा बेटा 2 और एक 1, हमारे पास कितने हो जाएंगे 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ ये डॉट्स को, है ना। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट से आपको और कौन सी एग्जांपल ले लूँ मैं, हाँ लेट से आपको कार्बन बोला जा रहा है। कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होती है बेटा 6 होती है, एटॉमिक मास क्या होती है 12 होती है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चों इसके पास 6 होंगे।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे बेटा, 6 हो जाएंगे, क्योंकि एटम जो है हमारा कैसा है, न्यूट्रल है। बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों, हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 माइनस 6 दैट इज 6। तो इसके पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही क्या हो जाएंगे बेटा, 6 6 और 6, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन तीनों की मासेस, इन तीनों की मासेस बेटा आप मेमोराइज कर लीजिए, है ना। आपको इन तीनों की मासेस याद होनी चाहिए, ठीक है। आइए, एक चीज और आपको याद होनी चाहिए, दैट इज एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मासेस, ठीक है। आइए थोड़ा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस पे थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा इसे ऊपर कर दूं। एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मासेस क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम, ठीक है, क्लियर। अब जब आप एटॉमिक नंबर्स की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का चेंज नहीं होता है, एटॉमिक मासेस भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस, इन कॉन्सेप्ट्स, इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको क्या होना है बेटा, बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहना है। इस बात में कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर्स तो आई थिंक आपको याद होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। तो ये हो गया बेटा आपके एटॉमिक नंबर्स, मीन जिस तरीके से मैंने लिखा है ये बहुत ही बेसिक बात है बेटा, लेकिन हम इस क्लास में बिल्कुल बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे सो दैट आपको आगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो छोटी सी छोटी बातों में भी, है ना। मैं बिल्कुल फ्लुएंटली आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताती चलूँ आराम से, ठीक है। तो बेटा एटॉमिक मासेस का एक जनरल रूल तो नहीं कह सकते हैं, ये बस ये चीज़ें मैंने आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको आसान तरीके से बताने के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है। सो दैट एक काइंड ऑफ ट्रिक है ताकि आपको याद हो जाए, है ना। जैसे हाइड्रोजन की एटॉमिक मास क्या होती है बेटा, 1 होती है, ठीक है। तो सॉरी, एटॉमिक नंबर क्या होती है, 1 होती है, और इसकी मास भी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। जैसे ही आप हीलियम पे आते हो, हीलियम की मास क्या होती है, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होती है, 2, ठीक है। मास क्या होती है, 4, ठीक। जब आप लिथियम पे आते हो बच्चों, तो लिथियम की जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 3, ठीक है। अब जब बच्चों लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 है, तो आप क्या मुझे गेस करके बता सकते हैं कि लिथियम की एटॉमिक मास कितनी होगी, क्या किसी के पास इस चीज़ का कोई आइडिया है। अगर मैं आपसे पूछूं लिथियम की एटॉमिक मास कितनी होगी, है ना, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा कि एटॉमिक मास ऑफ लिथियम जो है ना, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 जो दिख रहा है, 3 क्या है बेटा, पहले तो ये बताइए, 3 जो है हमारा वो क्या है, ऑड है, ठीक। 2 जो था हमारा वो क्या था, इवन था, ठीक है। तो लिथियम की एटॉमिक मास जो होती है अराउंड कितनी होती है बेटा, 7 होती है, ठीक है। तो जब ऑड का केस आ रहा है तो ऑड में हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो एटॉमिक नंबर हो रही है हमारी 3 इंटू हम क्या कर दे रहे हैं,
2 बराबर कितना हो रहा है 6 प्लस 1 कितना हो जा रहा है बच्चों 7। तो जो ऑड नंबर वाले जो एटॉमिक नंबर्स है उनके केस में हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर को इंटू 2 प्लस 1 कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, इवन है, 2 क्या है, इवन है। इवन नंबर वाले में क्या कर रहे हैं, सीधा 2 इंटू 2 दैट इज 4, है ना, 4 हो गया। ठीक है, सिमिलरली एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम हो गया। बेरिलियम का क्या लिखेंगे, बेरिलियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है बेटा बताइए तो, 4। ठीक है, अगर बेरिलियम की एटॉमिक नंबर 4 है तो इस केस में हम बेरिलियम की जो मास लिखते हैं दैट इज 9। मैंने पहले ही कहा है आपसे कि बेटा ये हर जगह पे ये ट्रिक काम नहीं करती है, ऐसे कोई रूल नहीं है। मैं सिंपली आपको ताकि मैक्सिमम चीज़ों की एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर याद हो जाए इसके लिए मैं बता रही हूँ। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 इवन है, 6 इंटू 2 12। ठीक है, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी है 7 है। ठीक है, अब व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एटॉमिक मास अब जब आप नाइट्रोजन का देखोगे तो दैट इज 14, 7 इंटू 2 14। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे इंटू 2 प्लस 1 क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे तो ऑड है। तो मैंने फिर से कहा बेटा हर जगह पे ये ट्रिक काम नहीं करती है। ठीक है, ऑक्सीजन एटॉमिक मास 8, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16 है। मैं बार बार मैं एटॉमिक नंबर को पता नहीं क्यों मैं मास बोल दे रही हूँ। एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। ठीक है, ठीक है, और देखिए एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना देख रहे हैं बेटा आप 9। ठीक है, 9 इंटू 2 कितना होता है, 9 इंटू 2 18। बेटा 9 क्या है, ऑड है, तो प्लस हम क्या करेंगे 1 करेंगे, कितना हो जाएगा ये 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी सीरीज चलती है। कहीं कहीं पे आपको कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एटॉमिक नंबर्स, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा है आपसे कि आपको एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस अच्छे से याद होनी चाहिए। और ये तो बिल्कुल ही कहा है आपसे कि मैं जो भी बातें आपसे कहूँगी कि बेटा आपको ये करके आना है, तो वो आप करके ही आओगे, तभी आपको नेक्स्ट क्लासेस में मज़ा आएगा, चीज़ें अच्छे से फ्लुएंटली स्मूथली समझ में आ पाएंगी। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो एक चैप्टर का नाम है ना, लेकिन मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में आई मीन टू से कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताए। फिर क्या बताया, एटॉमिक मास आपको बता दिया, और क्या बताया, एटॉमिक नंबर बता दिया, और क्या बताया, कैटायन बता दिया, और क्या बता दिया बच्चों, एनायन बता दिया, है ना। तो इतनी टॉपिक्स अभी तक आपकी कवर हो चुकी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क है जो मैं प्रोवाइड करना चाहती हूँ, ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा एंड अटेम्प्ट करके आप देखिएगा, आपसे क्वेश्चन जब बनेंगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट। और ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, कोई मैं रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, बहुत सिंपल से इजी क्वेश्चन है, आई होप आपसे हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, Na+के आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना है। ठीक है, दूसरा सवाल, Ca की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, एंड टेल दैट इट विल फॉर्म cation और anion एंड वाई। अगर कैटायन बनाता है तो क्यों बनाता है, एनायन बनाता है तो क्यों बनाता है। तीसरी चीज़, आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस एटलीस्ट अप टू 20 लर्न करनी है, इतनी तो याद होनी चाहिए। अगर आप 30 तक कर लेते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बस चौथी बात आपको क्या करनी है, तो ये दोनों क्वेश्चंस को आपको लगाने हैं। ठीक है, चौथी चीज़,
Li प्लस, अच्छा ये चलो अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसे मैं रहने देती हूँ, दूसरी क्वेश्चन देती हूँ। Cl2 माइनस will exist और not। अच्छा exist तो हटा देते हैं, ऐसे लिखते हैं will be stable होगा तो खुद ही एग्जिस्ट करेगा, है ना, will be stable और not। ठीक है, पांचवी चीज, 5 काम करके आना है आपको, ठीक है। पांचवी चीज क्या है बेटा, देख लीजिए। हैंग कर रहा है शायद, ये पता नहीं क्यों। बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन की आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप इस पे ये सोचिएगा कि ये कैटायन की फॉर्मेशन करेंगे स्टेबल होने के लिए या फिर एनायन की फॉर्मेशन करेंगे, है ना। बेटा इस चीज़ को ना मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूँगी, कैटायन की फॉर्मेशन करेंगे कि एनायन की फॉर्मेशन करेंगे, है ना। ये जितने भी होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ नेक्स्ट क्लास में मैं सारे पे डिस्कशन करूँगी, सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। तब तक के लिए बिल्कुल आप खुद से ट्राई करिएगा। बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के केस में कैटायन की फॉर्मेशन होगी या एनायन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। बस इतनी बातें आप करके आइएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर के आइएगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस याद कर लीजिएगा एंड मिलते हैं आपके साथ हम नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच, है ना। थैंक यू, मैं लिख देती हूँ प्यारा वाला, थैंक यू, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय।